लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमुई से बड़ी खबर आपको दे। सर्च अभियान में आईडी बम बरामद किया गया। कुकर और पाइप बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। गरही के जनकपुरा में एसएसबी ने कार्रवाई की। बरामद आईडी बम को नष्ट किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर जमुई से आपके सामने। आईडी बम बरामद किया गया है। दरअसल एसएसबी की टीम कार्रवाई कर रही थी। कार्रवाई के दौरान सर्च अभियान में आईडी बम बरामद किया गया। बम बनाने वाला सामान बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गरही के जनकपुरा में एसएसबी की कार्रवाई चल रही थी। उसी दौरान टीम को आईडी मिला। आईडी बम को नष्ट किया जा चुका है और आपको बता दें कि बम बनाने का सामान भी जब्त किया है एसएसबी की टीम ने। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीर है जब एसएसबी की टीम के हाथ आईडी बम लगा, जिसे डिफ्यूज किया गया। गरही के जनकपुर का ये इलाका है जहां पर एसएसबी की टीम लगातार एक्टिव है और वहां पर तलाशी अभियान करते हुए आईडी बम बरामद किए गए। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नीतीश सरकार की यूएसपी रही है और भ्रष्टाचार के बल पर धन कुबेर बने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आज एक बार फिर से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापेमारी की। अनिल कुमार आजाद पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। बताया जा रहा है कि 1,58,45,000 रुपए अवैध संपत्ति अर्जित करने का इन पर आरोप है। पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद में एक साथ डीएसपी स्तर के अधिकारी पहुंचे, छापेमारी की गई। पटना के शिवपुरी स्थित आवास पर चल रही छापेमारी का जायजा भी न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने लिया। आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है और आज इसी सिलसिले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। पटना, जहानाबाद और औरंगाबाद में एक साथ ये छापेमारी चल रही है। शिवपुरी स्थित इस आवास पर छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का तकरीबन 1,58,00,000 रुपये का ये मामला है और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम तीनों ठिकाने पर डीएसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी कर रही है। जो अनिल कुमार आज़ाद हैं, इनके खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने अपने ही थाने में एफआईआर दर्ज किया है और उसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है। इनिशियल स्टेज में काफ़ी कुछ मिला है। हालांकि जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारी हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है कि इनिशियल स्टेज में जो भी साक्ष्य मिले हैं उसे आय से अधिक संपत्ति का यह मामला काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। बहरहाल अब कार्रवाई जो है शुरू हुई है, छापेमारी लगातार जारी है। जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ेगी, जो रिकवरी होगी उसके बारे में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। विभिन्न सरकारी एजेंसियां जो हैं सरकार की, चाहे वो निगरानी हो, स्पेशल विजिलेंस यूनिट हो या इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और निगरानी ने इस साल अब तक 25 धन कुबेर और भ्रष्ट अफसरों को सजा दिलवाने में कामयाबी पाई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की भी इस साल लगातार 1 दर्जन से अधिक कार्रवाई हुई है, जिससे भ्रष्ट और धन कुबेर बने अफसरों में हड़कंप मच गया है। कैमरा पर्सन संत के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और वहीं बिहार में एक तरफ जहां पुलिस शराब तस्करी को रोकने के लिए कोशिशें कर रही है, तो दूसरी तरफ शराब तस्कर हर दिन नए आइडिया इजाद कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है सीतामढ़ी से, जहां सहियारा पुलिस ने एक कार से 270 लीटर शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि यह शराब नेपाल से लाई जा रही थी। एक कार में इतनी भारी मात्रा में शराब बरामद होने से पुलिस भी हैरान है। इतनी बड़ी खेप में शराब का जो खेप पकड़ा गया है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहां शराब तस्कर एक्टिव थे। हालांकि पुलिस की तरफ से इस नेक्सस को खंगालने की कोशिश हो रही है। और अगली खबर कटिहार से, जहां सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाज के लिए लाए गए कैदी शंभू ने तोड़फोड़ कर हंगामा किया। गार्ड्स का कहना है कि वो भागने की कोशिश में था। सूचना पर नगर थाना की पुलिस और जेल गार्ड्स मौके पर पहुंचे, स्थिति को काबू कराया गया और बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, रूम को बंद किया, सागर तोड़ फाड़ कर दिया। भागने का कोशिश। हाँ, भागने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाहर निकाले हम लोग किसी तरह। सूचना दिए? हाँ, सूचना दिए थे। कहाँ से आया था ये कैदी?
जेल से आया था जेल कल। से। क्या नाम है इसका? शंभू शायद नाम है। शंभू नाम। कब आया था ये नहीं पता है। की पता नहीं, कल तो हम गए कौन सा कांड में ये मतलब जेल? उतना जानकारी नहीं। हाँ, हम लोग के साथी से निकाल करके उसको अभी अस्पताल में इलाज हो रहा क्या हुआ क्या था? है। वो थोड़ा मेंटल लग रहा है, डिस्टर्ब है। जेल का कैदी है, यहाँ इलाज के लिए आया था। कितने घंटे बाद उसको निकाला गया? घंटा का आधा घंटा में हम लोग निकाला, आधा घंटा। काफी मतलब ठीक है, हाँ, तोड़ वो फोड़ भी तोड़ फोड़ किया है, सब अस्पताल का जितना बेड उड है सब तोड़ करके चौंक दिया था गेट पे। शीशा भी तोड़ा। शीशा भी क्या भागने का प्रयास कर रहा था? नहीं, भागने का नहीं, वो अपने आप को बचा रहा था। और अगली बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां यूएई नागरिक के साथ एक नागरिक की गिरफ्तारी की गई है। भारत नेपाल बॉर्डर से ये गिरफ्तारी की गई। बिना वीजा भारत में घुसने की कोशिश थी। सलीम अब्दुल्ला के रूप में इसकी पहचान की गई है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी का अनवर भी पकड़ा गया है और अनवर के पास भारत नेपाल की नागरिकता है। अनवर पर सलीम को भारत में घुसाने का आरोप भी है। शक होने पर एसएसबी ने दोनों की तलाशी ली, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बॉर्डर पर घुसपैठ को लेकर लगातार चौकसी है और देखिए इसी कड़ी में ये दो गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक विदेशी नागरिक है और सीतामढ़ी का अनवर गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अनवर के पास भारत और नेपाल दोनों ही जगहों की नागरिकता है और ऐसे में आरोप इस पर यह भी है कि सलीम अब्दुल्ला को ये भारत में दाखिल करा रहा था। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर मामला क्या है, ये पूरा क्यों भारत में दाखिल होने की कोशिश हो रही थी। सलीम अब्दुल्ला के रूप में इस व्यक्ति की पहचान हुई है जो कि यूएई का नागरिक है और दूसरा सीतामढ़ी का अनवर है जिसकी गिरफ्तारी की गई है। दरअसल अनवर के साथ सलीम अब्दुल्ला भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की टीम ने इसकी पहचान की और अब दोनों को पकड़ा जा चुका है। और सीतामढ़ी के गौशाला चौक पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम को एक युवती के सामने हंगामे की तस्वीर होने के बाद उसे हिरासत में लेने की भी कोशिश की गई। दरअसल बुलडोजर कार्रवाई का विरोध युवती कर रही थी और युवती पुलिस अधिकारियों से भिड़ने लगी, डंडा लेकर उन पर हमला करने लगी। लगातार गालियां और चेतावनी के बावजूद वो वहां पर उत्पात मचाती रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई पूरी की। और अगली खबर दरभंगा से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां NH 27 पर दिल्ली मोड़ ओवर ब्रिज के पास कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। 2 की हालत गंभीर है। सभी मधेपुरा के रहने वाले थे, पटना से इलाज करा के वापस लौट रहे थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। डिवाइडर से ये कार टकराई है। डिवाइडर से टकराने के बाद हादसे का शिकार हो गई कार और इसमें 3 लोगों की जान चली गई है। NH 27 पर ये हादसा हुआ है। मधेपुरा के सभी लोग रहने वाले थे। 3 लोगों की मौत की जानकारी, जबकि 2 की हालत गंभीर है। पटना से इलाज करा के वापस ये लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। पटना से मधेपुरा घर हुआ, जा रहे थे लोग। ये लोग रॉन्ग साइड घुस आए थे क्या, उसी में ये लोग लड़ गए। हम लोग उधर थे तो सूचना बताया गाड़ी वाले, तो हम लोग दौड़ के आए। लड़ गया मतलब किस में लड़ गया? ये गाड़ी कौन किसको मारा हम नहीं देखे। हम आए तो खाली लाद लाद पे अब ले जाना चालू किया। अच्छा, जब ले गए हॉस्पिटल देखे नहीं कि ओवर स्पीड में हुआ होगा, गाड़ी उस साइड से जा रही थी, उस पुल में टकरा कर इस साइड में आ गई, रॉन्ग साइड में आ गई। गाड़ी रॉन्ग साइड से जा रही थी कि आपने ये हम लोग देखे नहीं थे। हम लोग एक को ट्रक ड्राइवर ने रानीपुर सूचना दिया था। और वहीं दुबई एयर शो में शहीद नमन सियाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। पटिया लक्कड़ में उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। दुबई एयर शो में जो तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था, उसे हिमाचल प्रदेश के विंग कमांडर नमन सियाल उड़ा रहे थे। भारतीय वायुसेना के वीर जाबाज को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। लोग नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। शहादत को नमन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। नमन के पिता जगन्नाथ सियाल भी सेना में थे और सेना से रिटायर्ड होने के बाद वो स्कूल के प्रिंसिपल बने और वहां से भी वो रिटायर्ड हो चुके हैं। नमन अपने परिवार के इकलौते बेटे थे और उनकी पत्नी भी एयरफोर्स में कार्यरत है। नमन की 6 साल की एक बेटी है। नमन अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहते थे और दुबई एयर शो में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचे हुए थे दुबई। शुक्रवार को एयर शो का अंतिम दिन था। तेजस फाइटर प्लेन जो कि क्रैश हो गया और उसमें इनकी शहादत हुई है। पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा है।
वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नम आंखों से विदाई दी जा रही है। अंतिम विदाई नमन को दी जा रही है। उनकी शहादत पर गर्व किया जा रहा है। परिवार में गम है, शोक की लहर है। लेकिन दुबई एयर शो में तेजस के पायलट नमन स्याल का जब पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो गांव वालों की भीड़ वहां पर दिखाई दी। हर कोई एक अंतिम झलक और अंतिम विदाई उनको देना चाह रहा था और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग पहुंचे। और देखिए, सेना के जवानों के साथ साथ अधिकारी और गांव के लोग मौके पर पहुंचे। नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। हम लोग नगरोटा बगवां की पटियालगढ़ पंचायत, पटियालगढ़ गांव और उस घर के बाहर मौजूद हैं, जो घर जो है आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो है मशहूर हो गया है, इसलिए क्योंकि हमारे वीर सपूत नमन स्याल, स्क्वाड्रन लीडर नमन स्याल ने देश की खातिर जो है वो शहादत पाई है और उनकी पार्थिव देह जो है अब इसी गांव में पहुंच चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी शहादत को सलामी देने के लिए जो है ये स्कूटियों में सवार, बाइक्स में सवार, स्कूटर में सवार होकर जो है जो युवा है वो तिरंगा झंडा हाथ में थामे हुए जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके पीछे पीछे जो है उनकी जो पार्थिव देह का जो कारगेट है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। आप लोगों को ये भी मैं एड ऑन यहाँ पर कर दूँ कि ये जो अभी युवा यहाँ पर पहुँचे हैं, जो एक तरह से अगुवाई करके जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, ये कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट से ही उस कारगेट के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस कारगेट में, जिस वाहन में जो है जिसमें नमन स्याल को जो है वो यहाँ तक लाया गया है। ये तस्वीर बहुत ही हृदय विदारक है, शोकाकुल कर देने वाली है। हर कोई शख्स गमगीन भी है, लेकिन फख्र से, गर्व से सभी का सर ऊंचा भी है कि इस जमी का, इस जगह का जो है एक वीर सपूत, जिसने देश की खातिर जो है अपना सर्वोच्च त्याग किया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है और जिसने जो है न केवल अपनी इस सरजमी पर बल्कि विदेशी सरजमी पर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए जो है अपने प्राणों का सर्वोच्च त्याग किया है। देखिए ये वाहन जिसमें आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिसमें शहीद नमन स्याल की ये पार्थिव देह जो है वो इस वाहन में गग्गल एयरपोर्ट से लाई गई है और इसी पार्थिव देह को जो है इसकी मोर्टल रिमेन्स जो है इनको जो है कोयम्बटूर के सैलूर से जो है विशेष एयरफोर्स की विमान से जो है वो पहले गग्गल, कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर लाया गया है और उसके बाद जो है फिर उनको इस वाहन में जो है, आर्मी के इस वाहन में जो है यहाँ तक ये पहुँचाया गया। और ये भी देख सकते हैं आप लोग के पीछे देखिए कितने लोग जो हैं उनकी इस अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हर कोई शोकाकुल है, हर कोई गमगीन है अपने वीर सपूत को, अपने वीर बेटे को जो है इस तरह से देखकर, इस कॉफिन में देखकर जो है वो हर कोई गमगीन है। देखिए किस तरह से यहाँ पर चीखों पुकार आप लोग देख सकते हैं कि अपने बेटे को इस तरह से देखकर जो है बहुत हृदय विदारक ये तस्वीर जो हम अगर आप लोगों को यहाँ से दिखा पाएँ तो आप लोग देख ही सकते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं। आज पूरे गांव में, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, लेकिन हर कोई जो है अपने वीर सपूत को याद कर रहा है और उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के नक्शे कदमों पर आगे बढ़ना चाहता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो चाहते होंगे कि वो भी जो है वो इसी तरह से अपने देश की रक्षा सुरक्षा में जो है वो सीमा पर जाएं और देश के लिए काम करें। तो निश्चित तौर पर ये जो शहादतें होती हैं वो कुछ ना कुछ जो है वो हमें सिखाती हैं। बहुत हमारा जो मादा होता है उसको आगे बढ़ाने में काम करती हैं। तो ये कोई एक छोटा विषय नहीं है, छोटी बात नहीं है। आज नमन स्याल जो हैं हम सबके दिलों, हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन वो जब तक सूरज चांद रहेगा नमन स्याल को याद किया जाता रहेगा, उनका नाम रहेगा। नगरोटा बगवां से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और चलिए एक बार फिर से बिहार की खबरों पर लौटते हैं। मंत्री विजय चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। विजय चौधरी ने जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है। पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और अब बात ओवैसी के ऑफर की होगी। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने की बात कह दी है। साथ ही उन्होंने शर्त रखी है कि सीमांचल के लोगों को अगर उनका हक मिलेगा तो ओवैसी समर्थन देंगे। ओवैसी ने ये बात अमौर में एक जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि सीमांचल दशकों से उपेक्षा का शिकार रहा, अब स्थिति वहां पर सुधरनी चाहिए और इसी वजह से शर्तों के साथ समर्थन की बात कही। नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको
इक़्तिदार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बनने ना दें, और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं। इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। और देखिए, ओवैसी के एक बयान ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। ओवैसी के बयान पर एक तरफ जहां जेडीयू बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल रही, सिर्फ इतना कह रही है कि हमने सीमांचल की तस्वीर बदली है, बहुत जल्द वहां की तकदीर बदलेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी खुलकर ये कह रही है कि आपकी जरूरत हमें नहीं, आप अपनी ओछी सोच अपने पास रखिए, हमारे नेता सबका साथ सबका विकास करते हैं। आरजेडी और कांग्रेस ओवैसी के बयान को लेकर कह रहे हैं कि ये साफ हो गया है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये अपने फायदे के लिए बिहार के मुसलमानों को मिसगाइड कर रहे हैं। संबंध में देखिए, हमको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन सीमांचल के विकास को उन्होंने शर्त रखा तो मैंने यह जरूर कहा है कि तस्वीर हमने बदल दी है, तकदीर भी हम बदल देंगे। मोहम्मद ओवैसी साहब ने यह कहकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है कि यदि मुसलमानों का साथ दें, सीमांचल का विकास करें तो उनका समर्थन कर सकते हैं। ओवैसी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक समान है। पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प नीतीश कुमार जी का मूल मंत्र है, इसको कोई डिगा नहीं सकता। ओवैसी साहब, ओवैसी साहब जब से बिहार में कदम रखे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तब से धीरे धीरे एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष की राजनीति में आभा और संख्या दोनों घटवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो किनके पार्टनर हैं ये बात बताने की जरूरत नहीं है, सर्वविदित है। हालांकि एनडीए को सशक्त समर्थन देने की भी उन्होंने घोषणा कर रखी है। अब चुनाव के पहले तो वो में आ रहे थे। देखिए, एनडीए का बिहार में जो ठगबंधन बना है उसके एक पार्ट ओवैसी जी भी हैं, और हम लोग तो शुरू से यह बात कहते रहे हैं कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरे देश में काम कर रहे हैं। और अब जरा समझिए ना, इनको सीमांचल के विकास से मतलब है, इनको पूरे बिहार के विकास से मतलब नहीं है। और वहीं बिहार में नई सरकार बनने के बाद विकास के काम को तेज करने की बारी है, और ऐसे में जेडीयू ने बिहार में उद्योगों के विकास को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को लेकर नीतीश सरकार की प्राथमिकता को बताया गया। पोस्ट में अब क्या लिखा गया है ये भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। पोस्ट में लिखा गया है, राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार नीतीश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप नए उद्योगों की स्थापना, निवेश में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास ने प्रदेश में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न किए हैं। और जेडीयू का ये एक्स पर आप पोस्ट देख रहे हैं, जिसमें उद्योगों के विकास को लेकर पोस्ट किया गया है। दिलीप जायसवाल जो कि उद्योग मंत्री हैं, और ऐसे में दिल्ली में भी उद्योगों को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। उससे पहले देखिए, जेडीयू की तरफ से ये पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी गई है कि उनकी प्राथमिकता में उद्योग है, पलायन को रोकने की तरफ बिहार सरकार का ध्यान है। और बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने और निवेश की संभावनाओं की तलाश के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने एक साथ पहल करनी शुरू कर दी है। 25 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल शामिल होंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के रोडमैप पर मंथन होगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं, बाधाओं को लेकर चर्चा होगी, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगे। और वहीं 25 नवंबर को बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसको लेकर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा दावा किया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि 25 नवंबर को ही कैबिनेट की बैठक के बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो बिहार में उद्योग को लेकर पीएम मोदी और जेपी नड्डा से बातचीत करेंगे। जायसवाल ने दावा किया कि 1 महीने के भीतर बिहार में उद्योगों के विकास का रोड मैप वो तैयार करेंगे, और इसके बाद सुई से जहाज तक निर्माण पर काम शुरू हो जाएगा।
अब 25 तारीख को पहला कैबिनेट की बैठक बिहार का होने जा रहा है और हम लोग पहला कैबिनेट में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। और 25 तारीख को ही मैं दिल्ली जा रहा हूं और भारत सरकार के साथ एक मेरी बैठक है और उस बैठक में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछेगा इस पर विस्तृत चर्चा भारत सरकार ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं वहां पर जा रहा हूं। 1 महीने के बाद जब रोड मैप तैयार होगा तो सारी बातें बताऊंगा, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का मामला हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, एक सुई से लेके जहाज तक सभी चीज जो प्रोडक्शन होता है उसे उद्योग विभाग के अंदर ही जो है स्थापित किया जाता है। तो हम चाहेंगे सुई भी यहीं बने, बर्तन भी यहीं बने, घड़ा भी यहीं बने और हमारे हर काम जो कि रोज हमें जरूरत पड़ता है, ये माइक भी यहीं बने, ये कैमरा भी यहीं बने, हर चीज जो हम उपयोग करते हैं वोकल फॉर लोकल। उद्योग विभाग जो है घर घर को उद्योग कुटीर उद्योग में परिणत करे। और बिहार विधानसभा चुनाव में 89 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद पहली बार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल किशनगंज पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। समर्थकों ने जेसीबी से फूलों की बारिश की है। इस दौरान जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार की विकास और सुशासन पर भरोसा दिखाया है। ने जो कानून के राज में विकास का काम किया, महिलाओं का सशक्तिकरण किया, युवाओं को रोजगार की बात की और किसानों के खुशहाली की बात की, बिहार की जनता ने इस बार विकास को पसंद किया और यही कारण है कि 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से थम्पिंग मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, अपार जन समर्थन एनडीए को बिहार की जनता ने दिया। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ अपना बिहार में बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से